हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। मैं डिम्पल सैनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हो आप सभी। तो यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बोर्ड 12th क्लास हिंदी। इसमें आप सभी की डिमांड थी कि मैम अभिव्यक्ति और माध्यम बुक आपने नहीं पढ़ाई है। जब हमारा सिलेबस चल रहा था ना, उसी समय मैंने आपको कहा था कि बुक नहीं पढ़ाई जाएगी, सिर्फ और सिर्फ इसके क्वेश्चन आंसर करवाए जाएंगे जिस तरह से आपके एग्जाम में आते हैं, चाहे वो एमसीक्यूज फॉर्म में हो, चाहे वो फिलअप्स में हो, चाहे वो वन वर्ड आंसर में हो, यानी कि वेरी शॉर्ट में हो, बहुत छोटे अति लघुतरात्मक जिनको बोलते हैं, या फिर लघुतरात्मक में हो, या फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर में हो, किसी भी तरह से हो, हम इसे सिर्फ क्वेश्चन आंसर में ही करवाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर में मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी, इसमें ज्यादा कुछ ऐसा आता नहीं है। कुछ क्वेश्चन इसमें PYQ से भी लिए गए हैं और कुछ क्वेश्चन जो है एक्स्ट्रा भी लिए गए हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन की बहुत ज्यादा जरूरत है, मुझे पता है। तो कुछ बच्चों की डाउट्स आ रहे थे कि मैम आप MP बोर्ड नहीं पढ़ाती है। तो MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ये सभी बोर्ड NCERT बोर्ड से ही रिलेटेड है। और ये जो NCERT बोर्ड की क्लास है, ये MP बोर्ड की भी है, राजस्थान बोर्ड की भी है, सभी बोर्ड की है। आप सभी को पता है, फिर आप बार बार ऐसे पूछते हैं तो मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि बच्चे अनभिज्ञ कैसे है किसी बात को लेकर। चाहे हमने पूरा सिलेबस भी करवाया था, तभी NCERT बोर्ड से ही करवाया था, ऐसा पर्टिकुलर MP बोर्ड या राजस्थान बोर्ड या उत्तराखंड बोर्ड ऐसा पर्टिकुलर नहीं करवाया था, NCERT बोर्ड से रिलेटेड ही करवाया था। तो आप सभी को मैं बता दूं, मैंने डाउट ग्रुप में भी मेंशन कर लिया है कि NCERT बोर्ड की क्लास जो भी होगी वो राजस्थान बोर्ड की भी होगी, MP बोर्ड का भी होगी, और झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ये बोर्ड तो है ही है। ठीक है, तो टोटल 5 बोर्ड की क्लास ही होती है। और भी जहां पर ये अभिव्यक्ति माध्यम पढ़ाया जाता है या फिर आरोह भाग 2 पढ़ाया जाता है, वहां पर आप ये क्लास देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर करने वाले हैं भाई आपकी वह बुक जिसको अभी तक हमने छेड़ा भी नहीं है, छुआ भी नहीं है, अभिव्यक्ति और माध्यम। तो फटाफट से आ जाइए, क्लास ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से। सबसे पहले आपका काम क्या बनता है, क्लास को शेयर करने का। तो फटाफट से क्लास शेयर कर लीजिए और उसके बाद क्लास को लाइक करना चाहे तो वैसा तो करनी चाहिए बोलना क्या है इसमें। तो पहला भाग जो इसमें है वो है अति लघुतरात्मक, जिसके अंतर्गत हम MCQs करने वाले हैं, और उसके बाद हम छोटे क्वेश्चन आंसर करेंगे। MCQs फॉर्म में भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि MCQs के जो क्वेश्चन है वो वेरी शॉर्ट में नहीं आ सकते, यानी कि अति लघुतरात्मक में नहीं आ सकते, ऐसा नहीं है, आ सकते हैं। और अति लघुतरात्मक के प्रश्न जो है वो MCQs में भी आ सकते हैं। तो आप इसे दोनों तरह से करिएगा, इसलिए मैं दोनों तरह के क्वेश्चन यहाँ लेकर आई हूँ। फिर बचेंगे हमारे लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, उनकी क्लास हम अलग से ले लेंगे, एक क्लास और आ जाएगी, और आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम जो बुक है ना वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके अंदर से आ जाएंगे। ठीक है, ये तो अभी चल रहा है भाई 75 डेज का चैलेंज। उसके बाद जब हम वापस से रिवीजन होगा, आपको पता है अच्छी तरह से, ये तो महामैराथन रिवीजन ही है और वन शॉट में या जैसे भी करवा रहे हैं, लेकिन फिर से रिवीजन होगा जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वास्तव में कई बार आए हुए हैं और आने के चांस बनते हैं, उन क्वेश्चन को भी हम लेंगे। ठीक है, बाय चांस यहाँ पर कुछ छूट जाता है तो उसके बाद। तो चलिए स्टार्ट करें। अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है। कितने ही बच्चों को मुझे पता है इसके आंसर आते होंगे। किसी भी माध्यम के लेखन के लिए किसे ध्यान में रखना होता है, किसे ध्यान में रखना होता है, किसी भी माध्यम के लेखन के लिए क्या ध्यान में रखना होता है, क्या चीज हम जो है वो सोचते हैं माध्यमों को कि किस माध्यम से रखना मतलब लिखना चाहिए, या किस माध्यम के लिए लेखन लिखना चाहिए। अब देखिए, अभिव्यक्ति और माध्यम का मतलब क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी। तो देखिए, अभिव्यक्ति क्या होता है, अभिव्यक्ति का मतलब होता है अपनी बातों को व्यक्त करना। ठीक है, अभिव्यक्ति का अर्थ क्या होता है, अपनी बात, अपने विचारों को व्यक्त करना। ठीक है, क्या होता है, व्यक्त करना, ये होता है अभिव्यक्ति का मतलब। अभिव्यक्त करना या व्यक्त करना एक ही बात है। अब इसके पता है कई तरह के माध्यम हो सकते हैं। एक तो जैसे होता है लेखन माध्यम। ठीक है, इसको हम दो तरह से पढ़ सकते हैं, जैसे हम भाषा पढ़ते हैं ना उसी तरह से पढ़ सकते हैं। एक तो होता है लिखित, ठीक है, और दूसरा होता है मौखिक। अब लिखित के अंतर्गत क्या आता है बच्चों, प्रिंट मीडिया आ जाती है, प्रिंट मीडिया। ठीक है, और मौखिक के अंतर्गत जितने भी श्रव्य और दृश्य जितने भी माध्यम हैं, जिसके अंदर आप रेडियो को रख सकते हो,
टेलीविजन को रख सकते हो, ठीक है, रेडियो, टेलीविजन, और भी जैसे स्पीकर होता है ना, उसको रख सकते हो। आजकल क्या होता है, जैसे प्रिंट मीडिया तो है ही है, लेकिन आजकल इनके अलावा, लिखित मौखिक के अलावा, एक इंटरनेट का जरिया बहुत ज्यादा वर्चस्व में आ रहा है। इंटरनेट माध्यम जो है बहुत ज्यादा अपने असर में है, प्रभावशाली है। आपको अच्छे से मालूम है इंटरनेट क्या है, और इंटरनेट पत्रकारिता भी होती है। तो ये सारी चीजें जो है अभिव्यक्ति माध्यम के अंतर्गत बताया गया है। उसमें बताया है कि लेखन के क्या माध्यम होते हैं, प्रथम छापाखाना कहाँ था, ये कहाँ था, सब कुछ सीक्वेंस में बताया है। हम यहाँ पर एमसीक्यूज लाए हैं, हम एमसीक्यूज के माध्यम से पढ़ेंगे, या हम डिटेल वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे, जब उसके माध्यम से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे कैसे भी करके। किसी भी माध्यमों के लेखन के लिए किसे ध्यान में रखना जरूरी आवश्यक होता है, माध्यमों को, कि किस माध्यम का होना चाहिए, लिखित माध्यम का या मौखिक माध्यम का, श्रव्य माध्यम का, दृश्य माध्यम का, या फिर प्रिंट माध्यम का, किस माध्यम का होना चाहिए। लेखक का ध्यान में रखना पड़ता है कि लिखने वाला कौन है, ये जनता को ध्यान में रखकर लिखना चाहिए, या फिर बाजार को ध्यान में रखकर। तो पता है किसी भी माध्यम के लेखन के लिए सबसे पहले जो मार्केट होता है ना, मार्केट जिसे कहेंगे कि मीडिया का मार्केट क्या होता है भाई, पॉपुलेशन मतलब जनता। वहां की जो जनता है वही उसका उसके माध्यम का उद्देश्य होता है। तो किसके लिए माध्यम होता, किसके लिए लिखना जरूरी होता है, किसके लिए लिखा जाता है, जनता के लिए लिखा जाता है, ठीक है। किसी भी माध्यम के लेखन के लिए जनता का ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। जनता किस प्रकार की है, किस प्रकार की डिमांड चल रही है, किस प्रकार का माहौल चल रहा है, क्या मांग चल रही है, क्या वातावरण चल रहा है, जनता क्या पसंद करती है, क्या नापसंद करती है, ये सारी चीजें ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। आंसर नंबर सी इसमें सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 2। भारत में इंटरनेट का दूसरा दौर कब शुरू हुआ? 1983 में, 1993 में, 2003 में, या 2013 में? बताइए। भारत में इंटरनेट का दौर कब शुरू हुआ? हाँ भाई, तो देखिए ये तो दूसरे दौर की बात की जा रही है, हम प्रथम दौर की बात करते हैं कि प्रथम दौर कब था। प्रथम दौर, भारत में इंटरनेट का प्रथम दौर कब शुरू हुआ था? 1986 में, ठीक है, 1986 में। और वैसे ऑथेंटिक रूप से माने या विचार विमर्श की दृष्टि से माने तो भारत में इंटरनेट का दूसरा दौर जो है वो 1995 में शुरू हुआ था। लेकिन फोन और इंटरनेट के माध्यम से, या कंप्यूटर की तकनीकी प्रगति के माध्यम से, या मोबाइल फोन के माध्यम से इंटरनेट का जो दौर है, दूसरा दौर, वो 2003 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 2003 में। प्रथम दौर कब शुरू हुआ था? 1986 में। और दूसरा दौर कब शुरू हुआ था? 2003 ईस्वी में। इसलिए यहां पर सी ऑप्शन हमारा राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 3। भारत का पहला छापाखाना कहां स्थापित हुआ? अब भाई विश्व की बात करते हैं तो गुटेनबर्ग आ जाता है, जर्मनी के गुटेनबर्ग में। और अगर भारत की बात करते हैं तो कहां आता है भाई? दिल्ली, सूरत, गोवा या अहमदाबाद? कब? दिल्ली, सूरत, गोवा या अहमदाबाद? बताइए जल्दी से। भारत का पहला छापाखाना कहां स्थापित हुआ भाई? विश्व का तो पता है, जर्मनी गुटेनबर्ग में। तो क्या दिल्ली में हुआ था, क्या सूरत में हुआ था, क्या गोवा में हुआ था, या अहमदाबाद में हुआ था? तो बच्चों इसका आंसर क्या आप लोगों का सही है? गोवा में। और कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। और किसके द्वारा हुआ था? पुर्तगालियों के द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित हुआ था। आपको पता है भारत में फ्रांस आए थे, डच आए थे, और पुर्तगाल आए थे, है ना, फारसी आए थे, सभी आए थे। तो अब मुगलों की बात करते हैं तो मुगल कब आए थे? मुगल तो बहुत पहले आ गए थे, यानी कि 8वीं शताब्दी के अंतर्गत आप 8वीं शताब्दी के आसपास मुगल आ गए थे। और 16वीं शताब्दी में, यानी कि 1601 ईस्वी में कौन आए थे भाई?
अंग्रेज आए थे। तो अंग्रेजों के पहले ही गोवा में पहला छापाखाना पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित किया जा चुका था। ठीक है, 1556 ईस्वी में। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? सी ऑप्शन। इसको नोट कर लीजिएगा। भारत का पहला छापाखाना गोवा में सन 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित हुआ था। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, प्रश्न संख्या 4, भारत का पहला छापाखाना कब खोला गया था? आंसर देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया। कहां खोला गया था ये तो बता दिया, अब कब खोला गया था भाई? आंसर सभी को आता है। 1756 में, 1757 में, 1857 में, 1556 में। तो कब भाई? 1556 में। कहां पर? गोवा में। कहां पर? गोवा में। जो क्वेश्चन है कैसे भी घुमा फिराकर पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमारा जो आंसर है वो डी ऑप्शन आएगा। ठीक है, पहला छापाखाना कब? 1556 में। कहां? गोवा में। किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 5, आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? आधुनिक माध्यम। अब देखिए, माध्यम कितने प्रकार के होते हैं भाई? माध्यम ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है प्राचीन और एक आधुनिक। ठीक है, प्राचीन और आधुनिक। आपको पता है खबरें कई बार पहले कबूतरों के माध्यम से मतलब मंगवाई जाती थी या भेजा जाता था, तोते के माध्यम से, या घोड़े के गर्दन पे कोई एक पत्र लटका दिया जाता था, या किसी मैसेंजर के द्वारा, व्यक्ति द्वारा भेजा जाता था। तो ऐसे जो मैसेज है वो भेजे जाते थे, या खबरें भी जो है वो इसी प्रकार से आया करती थी, इसी तरह से बताया करते थे, या फिर नगाड़ों के द्वारा लोगों को प्रचार प्रसार करके बताया जाता था। तो ये तो थे प्राचीन माध्यम। आधुनिक माध्यम जो थे वो प्रिंट मीडिया यानी कि लिखित और मतलब एक तो लिखकर या श्रव्य दृश्य के माध्यम से, आधुनिक माध्यमों के माध्यम से जो खबरें हैं लोगों तक पहुंचाया करते थे। उसमें से देखिए कौन कौन से है? अखबार भी है, रेडियो भी है, टेलीविजन भी है और सिनेमा भी है। तो भाई इसमें पूछा है कि आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? अखबार है, रेडियो है, टेलीविजन है, सिनेमा। तो सिनेमा काट दो, टेलीविजन काट दो। अब रेडियो जो है वो ये तो क्या है भाई? लिखित माध्यम। ये है लिखित माध्यम और ये है श्रव्य माध्यम। केवल और केवल इसे सुना जा सकता है, तो रेडियो भी आप छोड़ दीजिए। हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ए ऑप्शन, अखबार। सबसे पहले जो आधुनिक माध्यम था अभिव्यक्ति का वो कौन सा था? अखबार था। आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम जो था वो कौन सा था भाई? अखबार के द्वारा जो हमारी सूचनाएं हैं वो प्रेषित की जाती थी। ठीक है, प्रश्न संख्या 6, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता करने वाली पहली वेबसाइट है कौन सी है भाई? Ridic.com, सीबी, इंडिया इमोलाइंस, तहलका.com। कौन सी आ जाएगी? भारत में इंटरनेट पत्रकारिता करने वाली पहली वेबसाइट जैसे बोलते हैं ना www, वर्ल्ड वाइड वेब, है ना, gmail.com, yahoo.com, है ना, बहुत सारी है। उसमें तहलका.com, इंडिया इमोलाइन, सीबी या रिडिक.com। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? रिडिक.com जो है वो पहली वेबसाइट है। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता किसके माध्यम से की जाती है? कौन सी वेबसाइट के माध्यम से की जाती है? रिडिक.com के माध्यम से की जाती है। ठीक है, इसलिए ए ऑप्शन यहां पर ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इंटरनेट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? विशुद्ध रूप से स्टार्ट करने का श्रेय किसको जाता है? विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? और किसने कौन सी वेबसाइट से शुरू की थी भाई? रिडिक.com से। और किसने शुरू की थी ये बताना है। रिडिक.com से इंटरनेट पत्रकारिता किसने शुरू की थी? कौन सी वेबसाइट थी ये तो बता दिया है, रिडिक.com, लेकिन किसने शुरू की थी? अब रिडिक.com तो आएगा नहीं क्योंकि ये तो वेबसाइट है। सीबी ने, इंडिया इमोलाइन ने या तहलका.com में? तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? तहलका.com। क्या आ जाएगा? तहलका.com। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा भाई यहां पर? डी ऑप्शन, तहलका.com। नेक्स्ट आ जाइए प्रश्न संख्या 8, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का प्रारंभ कब हुआ?
भाई इंटरनेट पत्रकारिता की वेबसाइट कौन सी थी? रीडिंग.com। और इसका विशुद्ध पत्रकारिता करने का श्रेय किसको जाता है? तहलका.com को। और ये प्रारंभ कब हुआ? इंटरनेट पत्रकारिता भारत में शुरू कब हुई? 1987 में शुरू हुई, 1980 में शुरू हुई, 1994 में शुरू हुई या 1993 में शुरू हुई? तो आंसर क्या आएगा बच्चों इसमें? 1993 में शुरू हुई थी। किससे? रीडिंग.com से। रीडिंग.com वेबसाइट के द्वारा, वेबसाइट से रीडिंग.com वेबसाइट से तहलका.com के द्वारा। ठीक है, ये आंसर आ गया। तो इसमें यहाँ पर डी ऑप्शन आ जाएगा पूरा। भाई 1993 में भारत में इंटरनेट पत्रकारिता 1993 में रीडिंग.com नाम की वेबसाइट और तहलका.com के द्वारा स्टार्ट की गई थी, शुभारंभ किया गया था। याद हो गया अच्छे से? क्लियर? डन डन। चले आगे। प्रश्न संख्या 9, इनमें से भारत का पहला समाचार पत्र है। भारत का पहला समाचार पत्र, अब वो भी हम किस में बोलेंगे? हिंदी में। ठीक है, किस में बोलेंगे? हिंदी में। हिंदी में, हिंदी का था उदंत मार्तंड, हिंदुस्तान, पंजाब केसरी या अमर उजाला? तो बच्चों आंसर क्या आ जाएगा इसमें? उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड नाम का एक समाचार पत्र था, वो पहला था, हिंदी का पहला। आप इसे क्या बोलेंगे? हिंदी का पहला समाचार पत्र था। ठीक है, अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 10, रेडियो कैसा माध्यम है? रेडियो दृश्य माध्यम है, श्रव्य माध्यम है, श्रव्य दृश्य दोनों है या इनमें से कोई नहीं? देखिए, दृश्य माध्यम के अंतर्गत क्या आ जाएगा? अखबार आ जाएगा, अखबार और चलचित्र आ जाएंगे, केवल और केवल देखे जा सकते हैं। ठीक है, श्रव्य माध्यम में क्या आ जाएगा भाई? रेडियो, रेडियो ट्रांजिस्टर, रेडियो और ट्रांजिस्टर दोनों ही आएंगे, लेकिन पहला क्या था भाई? रेडियो था, ट्रांजिस्टर। ठीक है, और श्रव्य दृश्य के अंतर्गत क्या आ जाएगा भाई? टेलीविजन। सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा टेलीविजन। ठीक है, अब पूछा है कि रेडियो कैसा माध्यम है, तो रेडियो कहाँ आया बच्चों? श्रव्य माध्यम में आया ना, तो हम क्या लिखेंगे? श्रव्य माध्यम है। केवल और केवल इसे सुना जा सकता है, इसे देखा नहीं जा सकता, इसे पढ़ा नहीं जा सकता। जिसे देखा और पढ़ा नहीं जा सकता है वो केवल और केवल श्रव्य माध्यम होते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, टेलीविजन कैसा है? श्रव्य दृश्य दोनों है। ट्रांजिस्टर कैसा है? श्रव्य है। अखबार और चलचित्र कैसे होता है? दृश्य माध्यम। ठीक है, अच्छे से क्लियर हो गया? आगे चलिए। देखिए, इसमें बहुत सारे आंसर जो है मैंने लिख लिए पहले से। एक क्वेश्चन में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो आपके बनेंगे, इसमें 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना। कुछ एक क्वेश्चन होंगे जिनके मैंने डिटेल नहीं बताई है, तो उसका कोई जरूरी नहीं था, इसलिए नहीं बताया। बाकी जहां मुझे लगता है कि यहाँ मुझे बताना है वहां मैं पूरा बता देती हूँ। नेक्स्ट चलिए, प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट माध्यम की खूबी है? खूबी, खूबी के मतलब क्या होता है? गुण है या विशेषता है? विशेषता। खूबी की जगह क्या आ सकता है? विशेषता भी आ सकता है। कि इंटरनेट माध्यम बहुत ज्यादा खर्चीला है भाई? क्या इंटरनेट माध्यम के लिए, निरक्षर के लिए ज्यादा उपयोगी नहीं है? ऐसा भी है विशेषता। इंटरनेट माध्यम अत्यधिक खर्चीला है या निरक्षर के लिए ज्यादा उपयोगी नहीं है। सभी प्रकार की सूचनाओं की तत्काल प्राप्ति या फिर दुष्प्रचार फैलाने में महारत। तो बच्चे देखिए, ये 3 जो है ना, ये बहुत खर्चीला है। हाँ, ये क्या है? इसकी कमी। ये भी क्या है? इसकी कमी, क्योंकि निरक्षर लोगों के लिए कोई काम का नहीं है। और दुष्प्रचार फैलाने में भी कमी है, क्योंकि कुछ बच्चे जो है इंटरनेट के माध्यम से गलत राह पर भी चले जाते हैं, तो ये भी है। अगर विशेषताओं की बात करते तो ये है कि सभी प्रकार की सूचनाओं की तत्काल प्राप्ति हो जाती है, और तत्काल यानी कि उसी समय आपको घर बैठे सूचनाएं प्राप्त हो जाती है। यह है इंटरनेट पत्रकारिता या इंटरनेट माध्यम की खूबी या फिर विशेषता। तो आंसर नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट चलिए, प्रश्न संख्या 12,
संबंधित घटना के दृश्य, ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न बहुत ध्यान से सुनना। अभिव्यक्ति माध्यम की यही विशेषता है कि इसमें प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, उसके बाद आप आंसर देखिए। ऐसे देंगे, ऐसे एक बार क्लास ले लेंगे ना और एक बार इसको अच्छे से समझ लेंगे, उसके बाद क्लास आपका जो आंसर देने का तरीका है ना बहुत अच्छा हो जाएगा। संबंधित घटना के दृश्य, बाइट व ग्राफिक द्वारा खबर को संपूर्णता से पेश करना क्या कहलाता है? किसके द्वारा? कोई भी घटना है उसके दृश्य को बाइट और ग्राफिक के द्वारा, बाइट या फिर ग्राफिक के द्वारा खबर को संपूर्णता से पेश करना क्या कहलाता है? एंकर विजुअल, एंकर बाइट, एंकर पैकेज या ड्राई एंकर। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? एंकर बाइट। बाइट या फिर ग्राफिक के रूप में देना, बाइट या ग्राफिक के द्वारा खबर को संपूर्णता से पेश करना क्या कहलाता है? एंकर बाइट। ठीक है ना, बी ऑप्शन यहां पर सही आ जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 13, मुद्रित माध्यमों के, मुद्रित माध्यमों में अखबार जो है वो मुद्रित माध्यम के अंतर्गत आता है, मैगजीन आती है ना, पत्र पत्रिकाएं जितनी भी है वो सारी की सारी किसमें आती है? मुद्रित माध्यमों के अंतर्गत ही आती है, जिनमें मुद्रण यानी कि जिन्हें प्रिंट कराया जाता है। ठीक है। तो मुद्रित माध्यमों के लेखन में सहज प्रवाह के लिए जरूरी है तारतम्यता। तारतम्यता किसे बोलते हैं पता? कंटिन्यूटी, कंटिन्यूसली, लगातारता, निरंतरता, इसे बोल सकते हैं। तारतम्यता का मतलब होता है एक खबर का दूसरी खबर से, मतलब लिंक बने रहना, लिंक बने रहना। तारतम्यता यानी कि मिला जुला रूप जिसको बोल सकते हैं। ठीक है। या उपलब्धता, एक रेखीयता या साध्यता। तो मुद्रित माध्यमों के लेखन में सहज प्रवाह के लिए जरूरी है तारतम्यता। तारतम्यता होना बहुत जरूरी है, मिला जुला रूप होना बहुत जरूरी है। ठीक है। ए ऑप्शन इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 14, संदेश के आदान प्रदान में लगने वाले समय, कोई भी संदेश है उसका भाई आदान प्रदान करा है, चाहे आप संदेश ले रहे हो चाहे आप संदेश प्रेषित कर रहे हो, या तो आप खुद प्राप्त कर रहे हो या फिर आप प्रेषित कर रहे हो, भेज रहे हो, तो उस आदान प्रदान में लगने वाला समय तथा दूरी को कम करने के लिए मनुष्य ने किसकी खोज करी? अब भाई देखिए, प्राचीन माध्यमों के अंतर्गत क्या हो रहा था? कबूतर लेके जा रहा था मैसेज, या फिर घोड़ा लेके जा रहा था, या फिर किसी दूत के द्वारा दिया जा रहा था, तो मैसेज जो है वो 2-3 दिन तक पहुंचता था। तो भाई धीरे धीरे क्या हुआ, मनुष्य ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करा और बुद्धि के प्रयोग के माध्यम से ही उसने ये जाना कि भाई हाँ, जो मैसेज है वो पहुंचाने में बहुत डिले हो जाती है। कई बार क्या होता है, किसी के मृत्यु का समाचार, किसी के बीमार होने का समाचार वो किसी पुत्र के पास पहुंचाना है, और पुत्र के पास पहुंचेगा जब तक उसकी मृत्यु हो जाती है, और वो जब समाचार पहुंचेगा वहां से चलेगा और घर पहुंचेगा तब तक उसका दाह संस्कार भी हो जाता है। तो ये जो समय है वो समय तथा दूरी को कम करने के लिए मनुष्य ने किसकी खोज की थी भाई? पत्रों की खोज करी थी, संचार और जनसंचार की खोज की थी, रेल की खोज की थी, या रेडियो की खोज करी थी? अब ये देखिए, पत्र और रेडियो ये तो माध्यम है। रेल जो है वो संदेश के आदान प्रदान के लिए नहीं था, केवल संदेश भी जाता था वहां, तो व्यक्ति भी जाता था। रेल में तो व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जाता था और उसका जो समय है वो बचता था। आंसर क्या आ जाएगा? संचार और जनसंचार की खोज करी थी। किसकी करी थी? संदेश के आदान प्रदान में लगने वाले समय तथा दूरी को कम करने के लिए मनुष्य ने संचार और जनसंचार की खोज करी थी। ये बहुत जरूरी था। उसके अंदर सबसे पहले टेलीग्राम भी आता था, या लेटर लिखना, पत्र लेखन आता था। उसके लिए डाक विभाग की व्यवस्था की गई, डाकिये बनाए गए, घर घर जाकर पत्र देते थे। ठीक है, ऐसे संचार और जनसंचार की खोज करी थी। बी ऑप्शन इसमें सही होगा। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 15, हिंदी का पहला साप्ताहिक माना जाता है, साप्ताहिक पत्रिका मानी जाती है, कौन सी मानी जाती है भाई? उदंत मार्तंड, केसरी, गरुड़ पत्रिका या कर्मवीर? उदंत मार्तंड ये हिंदी का ही है, और वैसे अगर पहली पत्रिका देखें तो पंजाब केसरी शायद सबसे पहले निकला था, जहां तक मुझे थोड़ा सा पता है, पंजाब केसरी शायद। अब हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्रिका, ठीक है, या पहली साप्ताहिक पत्रिका किसे माना जाता है? उदंत मार्तंड को, केसरी को, गरुड़ पत्रिका को, कर्मवीर को? तो भाई उदंत मार्तंड को ही माना जाता है। ए ऑप्शन इसमें सही होगा।
ठीक है। नेक्स्ट चलिए प्रश्न संख्या 16। निम्नलिखित में जनसंचार का प्रिंट माध्यम है, प्रिंट माध्यम क्या है? प्रिंट माध्यम रेडियो, श्रव्य माध्यम है। देखिए रेडियो क्या है भाई? श्रव्य माध्यम, श्रव्य माध्यम। फिल्म क्या है? श्रव्य दृश्य माध्यम, ठीक है, माध्यम। पत्रिका टेलीविजन क्या है? ये भी श्रव्य दृश्य माध्यम, ठीक है। पत्रिका जो है वो क्या है? प्रिंट माध्यम, ठीक है। पत्रिका कौन सा माध्यम है? प्रिंट माध्यम है, इसलिए आंसर हमारा सी ऑप्शन यहां सही होगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट चले प्रश्न संख्या 17। टेलीविजन निम्नलिखित में से जनसंचार का कौन सा माध्यम है? अब तक तो आपको अच्छे से पता चल गया होगा और अब मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग बताएंगे, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। प्रिंट माध्यम है, श्रव्य माध्यम है, दृश्य माध्यम है, श्रव्य दृश्य माध्यम है, दोनों है भाई। श्रव्य दृश्य, दृश्य श्रव्य यानी कि जिसके देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। रेडियो को, प्रिंट को केवल और केवल देखकर पढ़ सकते हो, रेडियो को केवल और केवल सुन सकते हो, चलचित्र को केवल और केवल देख सकते हो क्योंकि चलचित्र में आवाज नहीं होती है, ध्यान रखिएगा क्या कह रही हूं। चलचित्र को केवल और केवल आप देख सकते हो, उसमें साउंड नहीं होता है। और दृश्य श्रव्य में टेलीविजन क्या है? दृश्य श्रव्य माध्यम है, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट चलिए प्रश्न संख्या 18। कौन सा संचार माध्यम केवल श्रव्य माध्यम है? श्रव्य जिसे सुना जा सकता है, जिसे देखा नहीं जा सकता है, ठीक है, और पढ़ा भी नहीं जा सकता। कौन सा है भाई? रेडियो, फिल्म, पत्रिका या टेलीविजन? सबको पता है, सबको बहुत अच्छे से पता है रेडियो। और आपको पता है बहुत समय तक, बहुत लंबे समय तक, टाइम के अकॉर्डिंग देखें तो बहुत लंबा समय जो है वो रेडियो ने लिया था। उसके बाद टेलीविजन का आविष्कार हुआ, उसके बाद टेलीविजन में खबरें दिखाई भी जाने लगी, सुनाई भी जाने लगी। अब खबरों का जो सीन है वो फोटो लेकर और फिर दिखाते थे, उसके बाद में वीडियो दिखाने लगे। अब तो सीधा सीधा लाइव टेलीकास्ट होता है ऑन स्पॉट, उसी समय, जैसे अभी जितना टाइम हुआ है, अभी के समय में इंटरनेट माध्यम से आप पत्रकारिता कर सकते हो, इंटरनेट के माध्यम से आप उस वीडियो को देख सकते हो, या फिर आप किसी न्यूज चैनल को चलाते हो तो लाइव टेलीकास्ट होता है, हूबहू उसी समय घटित होने वाली घटना आपको पता चलती है। फ्यूचर तो पता नहीं चलेगा, लेकिन हाँ वर्तमान आपको पता चलता रहेगा। प्रश्न संख्या 19। छापे खाने का आविष्कार किसने किया था? लुइस हैमिल्टन ने, जॉन गुटेनबर्ग ने, जेम्स चैडविक ने, या मैनलीव ने? और शायद मुझे लगता है इसका आंसर आपको आ जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि पूरी दुनिया में, विश्व में सबसे पहला छापा खाना जो है वो कहां पर स्थापित हुआ था? आंसर आ जाएगा जॉन गुटेनबर्ग। क्या आ जाएगा? जॉन गुटेनबर्ग, जिन्होंने जर्मनी में किया था। बी ऑप्शन इसके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट चलिए प्रश्न संख्या आ जाता है 20। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई भाई? ऑल इंडिया रेडियो के बारे में सभी जानते हैं, यह हमारा श्रव्य माध्यम था, सूचनाओं को प्रेषित करना, सूचनाओं के आदान प्रदान के माध्यम से। सिर्फ आदान होता था, प्रदान नहीं होता था। हम सूचनाओं को रेडियो के माध्यम से प्रेषित नहीं कर सकते थे, सिर्फ और सिर्फ सुन सकते थे। ये कब हुआ था भाई? 1930 में हुआ था, 1936 में हुआ था, 1947 में हुआ था, 1951 में हुआ था। तो आंसर आ जाएगा 1936 में हुआ था। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? 1936 में, बी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 21। सर्वाधिक खर्चीला जनसंचार माध्यम क्या है? सर्वाधिक खर्चीला भाई, अखबार ज्यादा खर्चीला है क्या? कितने का आता होगा? ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए का आता होगा डेली का। रेडियो भी ज्यादा खर्चीला नहीं होता था, सस्ता ही आता था, ठीक है, सस्ते में काम हो जाता था। टेलीविजन भी भाई एक बार लेकर आ गए किस्तों में, रेडियो भी लेकर आ गए, तो उसकी अगर आपने इंस्टॉलमेंट पूरी कर लिए तो उसके बाद आपको कोई पे नहीं करना होता था। और अभी है जो आपको सेटअप बॉक्स लगवा कर और या फिर अभी तो जियो फाइबर लगा देते तो वैसे ही सारी टीवीज वगैरह चल जाती है, उसमें यूट्यूब फोन की तरह होता है, फोन देख सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन हाँ, इंटरनेट जो है वो बहुत ही ज्यादा खर्चीला है। इंटरनेट अभी भी हम कहेंगे ना भाई, नेटवर्क तो है नहीं,
अब इंटरनेट चलाने के लिए क्या चाहिए? नेटवर्क चाहिए। इंटरकनेक्ट होने के लिए नेटवर्क की आवश्यकता होती है। नेटवर्क का आप रिचार्ज करवाइए, कितना महंगा होता है। अगर आप कहीं ऑफिस में हो, किसी ऑफिस में वाईफाई चल रहा है जब, तो ठीक है, आप सस्ते में आपका काम बन जाएगा। और अगर नहीं है तो फिर आपको उस नेट लेने के लिए, यानी कि आपका जो डेटा है वो बढ़ाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा रुपए का जो इंटरनेट रिचार्ज है वो करना पड़ेगा, है ना। अब भाई जियो ने क्या करा, सबसे पहले तो हमें फ्री में सुविधाएं उपलब्ध करवाई और हमें हमारी आदत डाल दी कि बिना इंटरनेट के अब काम ही नहीं चलता, क्योंकि फ़ोन क्या हो जाता है? डब्बा हो जाता है ना। बिना इंटरनेट के फ़ोन क्या है? डब्बा है, उसका कोई यूज़ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कॉलिंग कर सकते हो या फ़ोन उठा सकते हो, मैसेज बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। बाकी आप ना यूट्यूब चला सकते हो, ना आप गूगल चला सकते हो, ना आप फेसबुक चला सकते हो, ना ट्विटर, ना आपका इंस्टाग्राम, ना व्हाट्सअप, कुछ नहीं। और अभी तक ये ही इंटरटेनमेंट के जरिए आपके, है ना। और ये ही सबसे ज़्यादा खर्चीला है, इसमें सबसे ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो सीधी सी बात है, पता चल गई ना, डी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 22, इस समय विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता कौन सा दौर चल रहा है? कौन सा दौर चल रहा है? पहला दौर मतलब चौथा दौर, तीसरा दौर, पहला दौर, दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा दौर चल रहा है? विश्व स्तर पर, ध्यान रखना, विश्व स्तर पर बोला है। इंटरनेट का भारत में तो दूसरा दौर चल रहा है 2003 से, और पहला कब था? 1986 में, ठीक है, 1986 में पहला था, और दूसरा जो है वो 2003 से शुरू हुआ है। लेकिन विश्व स्तर पर ये तीसरा दौर चल रहा है। कौन सा दौर चल रहा है? विश्व स्तर पर ये तीसरा दौर चल रहा है। अच्छे से देख लीजिए। प्रश्न संख्या 23, किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार, फ्रीलांसर पत्रकार या वेतनभोगी पत्रकार? नियमित वेतनभोगी कर्मचारी। अब बच्चों देखिए, इनको थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। पूर्णकालिक पत्रकार ही होगा इसका आंसर, जो नियमित वेतनभोगी होता है। ये कौन होता है? नियमित वेतनभोगी, ठीक है। अंशकालिक होता है ये थोड़े समय के लिए, इन्हें पार्ट टाइम बोल सकते हैं। पार्ट टाइम, थोड़े समय के लिए आते हैं। और फ्रीलांसर जो होते हैं ना, वो कौन से होते हैं बताऊं? कई जगह पर काम करने वाले, कई जगह काम करने वाले, ठीक है। ये कौन होते हैं? फ्रीलांसर होते हैं। वेतनभोगी जो चाहे वो थोड़ा काम करे, कम काम करे, उससे मतलब नहीं है, जो पेमेंट पे लेने वाले, ठीक है, पेमेंट पर काम करने वाले। पेमेंट पर काम करने वाले, ठीक है। आंसर तो हमारा पूर्णकालिक पत्रकार है, अंशकालिक मतलब पार्ट टाइम जॉब वाला, फ्रीलांसर मतलब कई जगह काम करने वाला, वो यहाँ भी काम कर रहा है, वहां भी काम करना है, 2-3 जगह काम करने वाला, उसको बोलते हैं फ्रीलांसर। और वेतनभोगी जो पेमेंट पर काम करता है, चाहे वो आधे दिन का है, चाहे वो उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, चाहे वो किसी भी तरीके से दिया गया है, वो वेतन के ऊपर काम करेगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। नियमित वेतनभोगी कर्मचारी पूर्णकालिक पत्रकार कहलाता है। केवल वेतनभोगी नहीं, नियमित, जब नियमित आ गया है तो वहां पर पूर्णकालिक आएगा, उसको पूरा टाइम देना पड़ेगा वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 24, समाचार लेखन कितने ककार आवश्यक है? कितने ककार? ककार का मतलब जानते हो आप? ककार, ककार, कब, क्यों, कहां, कैसे, किसे, 1 2 3 4 5, एक और है, कब, क्यों, कहां, कैसे, किसे, किसका, है ना, किसका। इस तरह से ये 6 ककार होते हैं। कितने ककार होते हैं? 6 ककार होते हैं। कितने होते हैं? 6। इसमें एक चीज थोड़ी सी मुझे करेक्शन करनी पड़ेगी, ये आ जाएगा कौन, ठीक है।
कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसे, कौन। आ गया। ये 6 ककार है, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 6। ककार यानी कि क्वेश्चन, प्रश्न, प्रश्न वाचक शब्द। ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से है ये देख लो, यही ककार आते हैं, बी ऑप्शन। समाचार लेखन के कितने ककार आवश्यक है? 6 ककार आवश्यक है। नेक्स्ट चलिए प्रश्न संख्या 25। समाचार पत्र के प्रारंभिक अंश को क्या कहते हैं? प्रारंभिक अंश उसको क्या बोलते हैं? इंट्रो, बॉडी, ककार या समापन। देखिए, समाचार हमेशा उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। ठीक है, इस उल्टे पिरामिड शैली में 3 भाग होते हैं, एक इसमें इंट्रो होता है, एक बॉडी होती है और एक समापन होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंट्रो, ये बॉडी और ये समापन। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है। तो प्रारंभिक अंश कौन सा हो गया है? इंट्रो हो गया है। आंसर नंबर ए हमारा यहाँ पर सही होगा। ठीक है, समाचार पत्र के प्रारंभिक अंश को क्या बोलते हैं? इंट्रो, फिर बॉडी हो जाती है, यानी कि पहले तो इंट्रोडक्शन दिया जाता है, पहले पेज पे जैसे मुख्य मुख्य खबरें होती है वो, उसके बाद उसका पूरा वर्णन दिया जाता है, उसके बाद उसका कंक्लूजन, इनके सारांश निकलता है, उसे बोलते हैं समापन। ठीक है, प्रश्न संख्या 26। समाचार लेखन की कौन सी शैली सबसे प्रभावशाली है? कौन सी शैली सबसे प्रभावशाली है? सीधा पिरामिड, क्या इस तरह से, या फिर उल्टा पिरामिड इस तरह से, या फिर संपादकीय, या फिर इंट्रो। इंट्रो तो उल्टा पिरामिड का एक भाग है, तो ये जो शैली है ना, इसी को अपनाया गया है, उल्टा पिरामिड को। किसको अपनाया गया है? उल्टा पिरामिड शैली ही प्रभावशाली है समाचार लेखन की। ठीक है, यहाँ बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 27। पत्रकार किस किस प्रकार के होते हैं? किस किस प्रकार के होते हैं? पूर्णकालिक होते हैं, अंशकालिक होते हैं, फ्रीलांसर होते हैं, या सभी प्रकार के होते हैं? तो बच्चों, पूर्णकालिक कौन होता है? नियमित वेतनभोगी, नियमित वेतनभोगी। ठीक है, पूर्णकालिक कौन होता है? नियमित वेतनभोगी जो पत्रकार होते हैं ना, उन्हें बोलते हैं पूर्णकालिक। अंशकालिक कौन होते हैं? जो पार्ट टाइम वाले होते हैं, पार्ट टाइम, जिन्हें अनियमित बोलते हैं, अनियमित, अस्थाई, जिसे अनियमित। ठीक है, तीसरे होते हैं जो एक साथ कई काम करते हैं। ठीक है, कई जगह काम करते हैं, कई जगह काम करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? फ्रीलांसर। वो फ्री है, वो एक साथ 3-4 पत्रिकाओं में भी काम कर सकते हैं, 5-6 पत्रिकाओं में भी काम कर सकते हैं, या 2 पत्रिकाओं में भी काम कर सकते हैं, वो फ्री होते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? फ्रीलांसर बोला जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? डी ऑप्शन, सभी, उपयुक्त सभी इसका आंसर आएगा। पूर्णकालिक, अंशकालिक, फ्रीलांसर या उपयुक्त सभी। ठीक है, अब आता है यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या 28। अखबार की आवाज किसे माना जाता है? अखबार की आवाज, आपको पता है हमारा न्यूज़पेपर जो है वो कई पृष्ठों में विभक्त होता है ना। उसमें आपने देखा होगा, एक तो मेन पृष्ठ होता है, उसके बाद एक खेल पृष्ठ भी होता है, एक संपादकीय पृष्ठ भी होता है, एक थोड़ा सा अलग टाइप का भी होता है ना। तो आपने सारी चीज देखी होगी। तो हम यह बात कर रहे हैं कि अखबार की आवाज किसे कहा गया है? संपादकीय पृष्ठ को, खेल पृष्ठ को, राजनीतिक पृष्ठ को, आर्थिक पृष्ठ को। अब देखिए बच्चों, आर्थिक पृष्ठ में क्या होता है? आर्थिक स्थिति का ज्ञान होता है, आर्थिक क्षेत्र के बारे में बताते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में राजनीतिक पृष्ठ में बताते हैं, खेल के बारे में खेल पृष्ठ में आ जाता है। और ये जो अखबार की आवाज बोला जाता है, तो अखबार को निकालने वाला कौन होता है? संपादक। तो संपादक महोदय का एक पृष्ठ होता है और वो कॉलम होता है, उस कॉलम में वो अपने मंतव्य लिखता है। कौन? संपादकीय, संपादक खुद। उसे क्या बोला जाता है? संपादकीय पृष्ठ। ठीक है, संपादक स्वयं न लिख के कॉलम होता है, उसको लिखा जाता है अखबार के विषय में, या फिर किसी और टॉपिक के विषय में, या कोई भी अलग तरीके से लिखा जाता है, उसको बोला जाता है संपादकीय पृष्ठ। अब अखबार की आवाज क्या होती है? संपादकीय पृष्ठ को कहा जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन इसमें सही आएगा। प्रश्न संख्या 29। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार को कितने हिस्सों में बांटा गया? भाई अभी बताया था ना मैंने, ये उल्टा पिरामिड शैली है।
ठीक है, इसमें ये हो गई हमारी इंट्रो, ये बॉडी और ये हमारा समापन। ये ध्यान रखना, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, ये ध्यान रखना है आपको। इसी सीक्वेंस में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, इसी क्रम में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, उल्टे सीधे नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उल्टा पिरामिड शैली में समाचार लेखन पहले कैसे लिखा जाता है? उल्टा पिरामिड शैली में, सीधा पिरामिड शैली में कभी नहीं लिखा जाता है, क्योंकि सबसे पहले इंट्रो होता है, फिर बॉडी होती है, फिर समापन होता है। तो समापन है ना बहुत छोटा सा होता है, इंट्रो थोड़ा सा बड़ा बड़ा होता है, बॉडी फिर थोड़ी सी अंदर से और छोटी होती है, फिर समापन बिल्कुल छोटा हो जाता है, इसलिए इसको उल्टा पिरामिड कहते हैं। तो 2 प्रकार का होता है, मतलब कितने हिस्सों में बांटा जाता है? 2 में, 4 में, 3 में, 5 में। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई? 3 में। आंसर नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 30, समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार द्वारा पाठकों तक, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा भी। समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार द्वारा पाठकों तक सूचनाएं पहुंचने के लिए किया जाने वाला लेखन कहलाता है, क्या कहलाता है? साहित्यिक लेखन। क्या बोला है? पत्रकार के द्वारा, ध्यान रखना, पत्रकार के द्वारा। भाई अखबार की आवाज कौन है? संपादकीय पृष्ठ। अब समाचार माध्यमों में काम करने वाले जो पत्रकार हैं उनके द्वारा जब सूचनाएं लेकर और सूचनाएं पहुंचाने का काम है वो कौन करते हैं? साहित्यिक लेखन, पत्रकारीय लेखन, रचनात्मक लेखन या विशेष लेखन, उसे बोलेंगे पत्रकारीय लेखन। क्या बोला जाएगा? पत्रकारीय लेखन। पत्रकार के द्वारा सूचनाएं पहुंचाना, ठीक है, पत्रकार के द्वारा पाठकों तक सूचनाएं पहुंचाना पत्रकारीय लेखन। अगर रचना पहुंचा रहे हैं तो रचनात्मक लेखन, अगर साहित्य की बात लिखी गई है तो साहित्यिक लेखन, और कोई विशेष बात लिखी गई है किसी विशेष व्यक्ति के लिए तो विशेष लेखन। ठीक है, हो गया। कुछ भी हार्ड नहीं है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे ना, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो सब कुछ सरल है। नेक्स्ट चलिए, प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार खेल जगत से है? भाई खेल जगत का समाचार हमको बताना है। पढ़िए एक बार, क्योंकि खेल की बात आए और आपसे नहीं हो ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, पढ़ा। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार खेल जगत से है? ए, भालू को देखकर लोगों की मूर्खतापूर्वक हरकत, ये तो खेल जैसी लग नहीं रही है। बी, तुर्की देश में भूकंप से जान माल की भारी हानि, ये भी नहीं लग रही है। सी, सीनियर सेकेंडरी परीक्षा कल से, ये भी नहीं है। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों की खुराक भत्ते बढ़ाने की घोषणा की, तो भाई क्या आ गया? खिलाड़ियों का। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन। खेल जगत से कौन सी है भाई? डी ऑप्शन वाला जो आंसर है, ऑप्शन है, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला आ जाएगा 32, साक्षात्कार के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? क्या आवश्यक नहीं है? देखिए ये जो नहीं और है ना, ये थोड़ा सा बहुत कंफ्यूज करता है। हम लोग नहीं पढ़ तो लेते हैं, लेकिन आंसर देते समय ना इस चीज को हम ध्यान में नहीं देते। हम सोचते हैं कि नहीं नहीं ये तो ठीक है, हम आंसर दे देते उसमें, लेकिन हमको फोकस करना है। फोकस करने के लिए उसको हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। या तो आप सर्किल कर लीजिए या फिर आप अंडरलाइन कर लीजिए, जैसा आप चाहे, आपको लगे, क्योंकि अधिकांश स्तर पर आजकल इसी तरह के प्रश्न आते हैं, नकारात्मक प्रश्न, और नकारात्मक प्रश्न हमें सही में उलझा देते हैं। तो साक्षात्कार के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है, क्या नहीं होना चाहिए? अगर जरूरी नहीं है वो हो तो ठीक है, वरना नहीं है ना। ए, साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति के बारे में आवश्यक जानकारी होना। भाई देखिए ये सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि साक्षात्कार जो हमारा ले रहा है, जो भी इंटरव्यू ले रहा है, वो कौन ले रहा है, कौन व्यक्ति है, वो उसकी क्या पहचान है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। बी, साक्षात्कार के समय पहले से प्रश्नावली तैयार रखना, ये बहुत जरूरी होता है। और ये कौन करता है? जो साक्षात्कार लेता है, साक्षात्कारकर्ता। इंटरव्यू करने वाला जो व्यक्ति होता है वो अपने पास प्रश्नों की सूची रखता है, उस प्रश्नों की सूची के आधार पर ही इंटरव्यू लिया जाता है। ऐसे ही नहीं आप जाकर चेयर पर बैठ गए, सामने प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने बैठ गए और आप अपने मन से प्रश्न कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। आपसे प्रश्न, आप अपने प्रश्न लेकर जाएंगे, बस उन्हीं प्रश्नों का आप जवाब पूछेंगे।
तीसरा, साक्षात्कार का उद्देश्य निश्चित होना चाहिए, बिल्कुल ये भी होना चाहिए। तो ये भी आवश्यक है, ये भी आवश्यक है, ये भी आवश्यक है। अब भाई एक नकारात्मक उत्तर मिलना चाहिए ना। साक्षात्कार के समय ठीक, कठिन व अनावश्यक प्रश्न करना ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कठिन नहीं, साक्षात्कार के समय बिल्कुल सरल प्रश्न होने चाहिए, लेकिन सारगर्भित होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? सारगर्भित, सुबोध, जिसका आंसर अगर उत्तर मिल रहा है तो वो ऐसा मिले जिससे जनता प्रसन्न हो सके, या जो साक्षात्कार करता है उसको समझ में आ जाए, ऐसा। ठीक है, एकदम ही नहीं कि कठिन प्रश्न पूछ लो, उत्तर देने वाला भी अपना या तो उत्तर दे ही नहीं पाए, और मान लो कोई बहुत अच्छा एक्स्ट्राऑर्डिनरी व्यक्ति है और इंटेलिजेंट व्यक्ति है और उत्तर दे रहा है और वो उत्तर ही आपको समझ में नहीं आया, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपको या आपके जो भी व्यक्ति सुन रहे हैं उनको समझ में नहीं आया तो प्रश्न संख्या 33, स्तंभ लेखन का मौका दिया जाता है, किसको दिया जाता है? स्तंभ लेखन का मौका किसको दिया जाता है? किसी भी लेखक को। ऐसा स्तंभ लेखन का मौका जो है वो किसी भी लेखक को नहीं दिया जाता है। स्तंभ लेखन एक विशेष प्रकार का लेखन होता है और ये विशेष प्रकार के लेखक को ही दिया जाता है। ठीक है, पत्रकार को, संपादक को या विशेष लेखक विशेष को। तो आंसर क्या आ जाएगा? लेखक विशेष को। ठीक है, डी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 34, स्तंभ लेखन के संबंध में निम्न कथन असत्य है, यानी कि नकारात्मक आ गया। यह विचार परक लेखन का एक स्वरूप है, बिल्कुल विचार परक लेखन का ही स्वरूप है, इसलिए विशेष प्रकार के लेखक को ही स्तंभ लेखन का अवसर प्रदान किया जाता है। दूसरा, स्तंभ का विषय चुनने के लिए लेखक को छूट होती है, बिल्कुल जो भी विशेष लेखक होता है या लेखक विशेष होता है उसे स्तंभ लेखन के लिए कोई भी टॉपिक चुनाव करने की आवश्यक छूट होती है, स्वतंत्रता होती है। ठीक है, संपादक द्वारा दिए गए विषय पर ही लेखक को स्तंभ लेखन लिखना पड़ता है, नहीं, ये इसका विपरीत अर्थ हो गया, ये बिल्कुल इसका विपरीत अगर अर्थ हो गया है। ये बात सही कही गई है सकारात्मक और ये नकारात्मक बात कही गई है, तो मुझे लगता है यही आंसर होगा। इसमें लेखक के विचार अभिव्यक्त होते हैं, ये भी सही है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। स्तंभ लेखक के संबंध में कौन सी बात गलत है कि संपादक द्वारा दिए गए विषय पर ही लेखक को स्तंभ लेखन लिखना होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। वो स्तंभ लेखन का कोई भी विषय चुन सकता है, लेकिन हाँ वो विशेष प्रकार का होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 35, पत्रकारिता की आरंभिक अवस्था मानी जाती है। आरंभिक का मतलब क्या होता है? प्रारंभिक। ठीक है, पत्रकारिता या विशेषीकृत रिपोर्ट या फिर बीट रिपोर्टिंग। तो आरंभिक अवस्था कौन सी होती है? दोनों होती है, ये पत्रकारिता भी होती है, विशेषीकृत रिपोर्ट भी होती है, बीट रिपोर्टिंग नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आरंभिक अवस्था क्या होती है? पत्रकारिता, विशेषीकृत रिपोर्टिंग भी होती है, लेकिन बीट रिपोर्टिंग नहीं होती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 36, फीचर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसका मतलब 3 कथन है जो फीचर की विशेषता है, इसलिए उन 3 कथनों को आपको अच्छे से तैयार करना है। फीचर लेखन की कोई निश्चित शैली नहीं होती है। हाँ, निश्चित शैली तो नहीं होती है, कोई तरीका नहीं होता है। आप किसी टॉपिक पे फीचर लिखने लग गए हैं तो आप उसको लिख लीजिए, बस उसमें शब्द सीमा थोड़ी सी लिमिटेड होती है, 200 से 250 के बीच में आपको शब्दों के बीच में आपको लिखना होता है। ठीक है, ये भी है। फीचर में लेखक अपनी राय दे सकता है। हाँ बिल्कुल दे सकता है, फीचर में लेखक अपनी राय दे सकता है, तो राय देने के लिए भी होती है। फीचर की भाषा मन को छूने वाली होती है, तभी तो वो अच्छा फीचर होगा। एक अच्छे फीचर की विशेषता यही है कि उसकी भाषा ऐसी हो कि पाठक के मन को स्पर्श कर जाए, उसके मन को छू ले, पाठक को सहृदयता से समझ में आ जाए, उसको अच्छे से उसका अर्थ समझ में आ जाए कि फीचर के माध्यम से जो लेखक है वो क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, और फीचर में शब्दों की एक निश्चित सीमा होती है, नहीं कोई निश्चित सीमा तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया कि 200 से 250 शब्दों के बाद तो आप क्या लिखोगे,
किसी टॉपिक पे आप एक अच्छा विशेषीकृत लेख लिखना चाहते हो, तो उसमें फीचर में अगर लिखना चाह रहे हो तो 200-250 शब्द, इसके बाद तो मुझे लगता है फिर वो बोरिंग जैसा हो जाता है। तो फीचर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए या फीचर को रोचक बनाने के लिए शब्द सीमा लिमिटेड होनी चाहिए, 200-250 शब्दों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे कम हो सकती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन है, ये नकारात्मक उत्तर है, नकारात्मक उत्तर। समाचार लेखन की प्रभावशाली शैली कौन सी है? वर्णनात्मक शैली, उल्टा पिरामिड शैली, विवेचनात्मक शैली। सबको पता अच्छी तरह से उल्टा पिरामिड शैली। समाचार लेखन की सबसे प्रभावशाली शैली कौन सी है? उल्टा पिरामिड शैली, इसलिए यहां बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलिए, प्रश्न संख्या 38। इनमें से शब्द आर्थिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, कौन सा शब्द? तेजड़िए, मंदड़िए, बिकवाली या रन आउट। देखिए, तेजड़िए का मतलब तेजी, मंदड़िए का मतलब होता है मंदी, और बिकवाली यानी कि बिकने वाली, विक्रय शब्द है ये, विक्रय। विक्रय शब्द। और रन आउट क्या है? खेल शब्द है ये, खेल से संबंधित शब्द। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? डी ऑप्शन, जो आर्थिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, डी ऑप्शन। आप कभी पत्रिकाओं में पढ़ेंगे ना तो ऐसा आता है, आ जाता है, कभी तेजी और मंदी भी आता है, तेजड़िए और मंदड़िए भी आता है, बिकवाली, ये सब क्या है? आर्थिक क्षेत्र से संबंधित है ना। गेहूं का भाव भी आता है, सोने का भाव भी आता है, चांदी का आता है, और दालों का भाव आता है, तेलों का भाव आता है, अलग अलग। प्रश्न संख्या 39। ऐसी पत्रकारिता जो किसी विचारधारा, उद्देश्य या मुद्दे को उठाकर जनमत तैयार करती है, पत्रकारिता कहलाती है। कैसी पत्रकारिता कहलाती है? ऐसी पत्रकारिता किसी विचारधारा, उद्देश्य या मुद्दे को उठाकर, कोई मुद्दा कौन उठाता है? मुद्दे कौन उठाते हैं? आप लोगों ने नाम सुना होगा, पीएन भगवती, जस्टिस पीएन भगवती और एडवोकेट एमसी मेहता। एडवोकेट एमसी मेहता और जस्टिस पीएन भगवती का नाम जो है वो पीआईएल यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में बहुत मुख्य रूप से लिया जाता है, जिसमें क्या होता है बच्चों कि एक समूह के रूप में, समूह के कल्याण के लिए, समूह के लाभ के लिए लड़ा जाता है। अब समूह के लाभ के लिए लड़ना आप अपनी खुद की मतलब आपकी व्यक्तिगत तौर पे तो कोई लाभ आपको प्राप्त नहीं हो रहा है ना। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है ही है समूह के लाभ के लिए। ठीक है, तो इसमें बस यही कहा गया है कि कोई मुद्दा ऐसा उठाया जाए, कोई मुद्दा उठा लिया, मान लीजिए कोई जेल में बंद, जो बंधक बने हुए हैं, जितने भी बंदी है उनके साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है, वो मुद्दा उठा लिया, या फिर झुग्गी झोपड़ियों का मुद्दा उठा लिया, या फिर महिलाओं की संरक्षा के लिए कोई मुद्दा उठा लिया, या फिर किसी विशेष ऑफिस में काम करने वाली या विशेष कार्यालय में काम करने वाली महिला समूह का कोई मुद्दा उठा लिया, तो ये काम कौन करेगा भाई? ये किस प्रकार की पत्रकारिता कहलाएगी? पीठ पत्रकारिता, पेज 3 पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता या वैकल्पिक पत्रकारिता? तो बच्चों ये वाली पत्रकारिता क्या कहलाएगी? एडवोकेसी पत्रकारिता कहलाएगी। आया? जब किसी मुद्दे को उठाया जाता है और मुद्दे को उठाकर और फिर पत्रकारिता की जाती है, तो एडवोकेसी में भी पत्रकारिता होती है, जर्नलिज्म जिसको कहा जाता है एडवोकेसी में, लॉ के अंदर। प्रश्न संख्या 40। भुगतान के आधार पर अलग अलग समाचार पत्रों में लिखने वाले को पत्रकार कहते हैं। देखो, भुगतान यानी कि जो भी आपको भुगतान, जो पेमेंट दिया जाता है, पेमेंट, ठीक है, पेमेंट अलग अलग मतलब कई जगह है। शायद अब आपको फोकस हो गया होगा, जो मैंने पहले बताया था कि इसका आंसर क्या हो सकता है। अल्पकालिक, संपादकीय, अंशकालिक या फ्रीलांसर,
अल्पकालिक की जगह आप यहाँ पर वेतन भोगी भी बोल सकते हो, वेतन भोगी, ठीक है, या फिर वेतन भोगी की जगह नियमित बोल सकते हो, नियमित। लेकिन यहाँ हम नियमित की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, तो ये तो होगा ही नहीं। संपादक का भी नहीं होगा क्योंकि वो भुगतान के आधार पर नहीं करता, ये तो उसका काम है। अंशकालिक जो है वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, ठीक है। भुगतान के आधार पर उसको कितना प्राप्त हो रहा है उस आधार पर फ्रीलांसर होता है। जो अलग अलग समाचार पत्रों में लिखने वाले को पत्रकार कहते हैं फ्रीलांसर, अलग अलग समाचार पत्रों में भुगतान के आधार पर काम करता है, ठीक है, ऐसा। तो यहां पर डी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट चलिए प्रश्न संख्या 41। पत्रकारिता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सकारात्मक उत्तर देना, केवल एक ही कथन सत्य है। पढ़िए आप लोग। पत्रकारीय लेखन में पाठकों की रुचियों का ध्यान नहीं रखा जाता है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल रखा जाता है। पत्रकारीय लेखन में पाठकों की जरूरत का ध्यान नहीं रखा जाता है, यह भी गलत, रखा जाता है। पत्रकारिता का संबंध तथ्यों से होता है, बिल्कुल। अगर फैक्ट्स नहीं है तो कौन सी पत्रकारिता? जो भी पत्रकारिता करेगा या जो भी न्यूज लेकर आएगा पहले फैक्ट्स लेकर आएगा, तथ्य लेकर आएगा। तथ्यों के संकलन के साथ एक स्टोरी बनाई जाती है और स्टोरी के माध्यम से आप पत्रकारिता करोगे। आप उस पत्र, जो भी समाचार पत्र है या जो भी इंटरनेट पत्रकारिता है, उसमें आप अपना जो भी न्यूज लेकर आए हो उसको आप प्रिंट करवाओगे। आया समझ में? ठीक है। डी पूछा जा रहा है कि पत्रकारीय लेखन में कल्पना का विशेष महत्व होता है। कोई महत्व नहीं होता है कल्पना का, यहाँ पर तथ्यों का महत्व होता है, तथ्यों का, फैक्ट्स का। फैक्ट्स क्या कह रहे हैं, सत्य क्या है, यथार्थ क्या है, बस उसी बात पर ध्यान दिया जाता है। पत्रकारिता कभी भी कल्पना के आधार पर नहीं चलती है, चाहे वो कैसी भी पत्रकारिता हो, किसी भी तरह की पत्रकारिता हो, कभी भी काल्पनिक भाव, भावनाओं, फीलिंग्स इनके ऊपर नहीं चलती है, वो तो तथ्यों पर निर्भर होती है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा कि पत्रकारिता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है कि पत्रकारिता का संबंध तथ्यों से होता है, कल्पना से नहीं होता है। और पत्रकारीय लेखन में पाठकों की रुचि का भी ध्यान दिया जाता है, उसकी जरूरत का भी ध्यान दिया जाता है। यानी कि अगर आप लेखन माध्यम कर रहे हो तो लेखन माध्यम में सबसे आवश्यक क्या है, जनता का ध्यान रखना, जनता की रुचि का, जनता की जरूरत का, जनता की आवश्यकता का, जनता के विचारों का, इन सब का आपको ध्यान रखना है। आपको खुद का ध्यान नहीं रखना है, जनता क्या डिमांड कर रही है, क्योंकि जनतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है मीडिया को, पत्रकारिता को जनतंत्र का चौथा स्तंभ। जनतंत्र के 3 स्तंभ कौन से है? सबसे पहला क्या है भाई, हमारा संविधान, सुप्रीम कोर्ट और संसद, ठीक है। उसके बाद चौथा स्तंभ क्या है, राष्ट्रपति, मतलब राष्ट्रपति है जो, है ना, राष्ट्रपति एक। तो उसके बाद चौथा स्तंभ कौन सा आ जाता है हमारा यहाँ पर, मीडिया, ठीक है, पत्रकारिता जिसको बोला जाता है। आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 42। समाचार पत्र में संपादक के विचार को क्या कहा जाता है? जो संपादक महोदय होते हैं ना, उनके विचार को क्या कहा जाता है? फीचर, संपादकीय, रिपोर्ट या संवाद। आपने संपादकीय पृष्ठ पढ़ा था अभी, संपादकीय पृष्ठ, ठीक है। ये संपादक के विचार ही होते हैं, इसलिए संपादकीय कहा जाता है। समाचार पत्र में संपादक के विचार को क्या कहा जाता है, संपादकीय पृष्ठ कहा जाता है, इसलिए बी ऑप्शन आ जाएगा यहाँ, ठीक है। बहुत सारी चीज वैसे तो क्लियर हो चुकी है, ऐसी बात नहीं है। आज हम केवल और केवल एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। दीर्घ उत्तरीय अगर कल हमारी क्लास होती है 12th की वापस, तो मैं 12th की यूपी बोर्ड की नहीं लूंगी। जैसे कुछ बच्चों की शिकायत थी कि मैम आप यूपी बोर्ड को ही पढ़ा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आपने नोटिस किया होगा आपके टॉपिक वाइज जब हम पढ़ा रहे हैं तो आपके भी हो रहे हैं टॉपिक, जैसे स्टार्टिंग में आपके कंटिन्यू हो गए थे, यूपी के रह गए थे, फिर यूपी का करवा लिया तो अब आपके ले लिए है, तो कुछ ऐसा बाकी तो नहीं है। आप निश्चिंत रहिए, एग्जाम से पहले आपका मतलब जितना भी रिवीजन है वो सब कुछ खत्म होने वाला है, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं। हाँ थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, कभी किसी बोर्ड को ले लिया, कभी किसी बोर्ड को ले लिया, लेकिन आप छुटने वाले हो, ये तो आप अपना डर जो है वो हटा दीजिए।
प्रश्न संख्या 43 सॉरी। पीत पत्रकारिता के अंदर आता है, क्या आता है? पीत पत्रकारिता। पत्रकारिता कौन सी भाई? प्रीत। एक कौन सी होती है? संपादकीय। जैसे पत्रकारिता और यहाँ पर दो अभी आई थी मेरे पास, ये रहा पीत पत्रकारिता, पेज 3 एडवोकेसी या वैकल्पिक, ये पत्रकारिता होती है। उनमें से पीत पत्रकारिता हम देख रहे हैं। पीत पत्रकारिता के अंतर्गत क्या आता है? सचित्र समाचार, मनोरंजन समाचार, सनसनीखेज और उत्तेजक समाचार या खेल समाचार। तो ये तीनों ही नहीं आते हैं, इसमें आएगा सनसनीखेज और उत्तेजक समाचार आते हैं पीत पत्रकारिता में। ठीक है, सी ऑप्शन जिसको येलो बोला जाता है। प्रश्न संख्या 44। समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ कहलाता है, क्या कहलाता है? समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ, देखिए विज्ञापन भी होते हैं, खेल पृष्ठ भी होता है, फोटो पत्रकारिता भी होती है, राजनीतिक पृष्ठ भी होता है, राजनीतिक पृष्ठ, आर्थिक पृष्ठ भी होता है। ठीक है, राजनीतिक पृष्ठ भी होता है, लेकिन ना तो आर्थिक पृष्ठ ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, न राजनीतिक पृष्ठ होता है, न खेल पृष्ठ होता है, न विज्ञापन होता है और न फोटो पत्रकारिता होती है, कोई नहीं होते। संपादकीय पृष्ठ होता है। ठीक है, और पत्रकारिता का स्तंभ कहा जाता है, पत्रकारिता का स्तंभ कहा जाता है, कहा जाता है ये क्या? संपादकीय पृष्ठ। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, विशेष लेखन होता है, इसमें विशेष प्रकार का लेखन होता है और ये विशेष प्रकार का लेखक ही लिखता है, इसे हर कोई नहीं लिख सकता है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन। समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ क्या कहलाता है? संपादकीय पृष्ठ। ठीक है, पत्रकारीय लेखन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? क्या क्या आते हैं? क्या क्या आते हैं भाई? संपादकीय पृष्ठ भी आता है, समाचार भी आते हैं, आलेख भी आता है, फीचर भी आता है, राजनीतिक भी आता है, खेल भी आता है, आर्थिक भी आता है, विज्ञापन भी आते हैं, खेल भी आते हैं, आर्थिक भी आता है, राजनीतिक भी आता है और विज्ञापन भी आते हैं और भी ढेर सारी चीजें आती है, ढेर सारी। ठीक है, इसका मतलब क्या आएगा? उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन। पत्रकारीय लेखन के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? संपादकीय लेखन पृष्ठ। ठीक है, बहुत सारी ढेर सारी चीजें आती है, मतलब सारे ही आते हैं, डी ऑप्शन आ जाएगा इसमें, सारे आते हैं मतलब। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट चलिए प्रश्न संख्या 46। समाचार पत्र समाज में क्या दायित्व निभाते हैं? क्या दायित्व? इनको चौथा स्तंभ कहा जाता है। तो समाचार पत्र जो है समाज में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। पता है, कई लोग तो इतने पागल होते हैं न्यूज़पेपर के पीछे, अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा ना तो दिन नहीं निकलता उनका, बहुत ज्यादा पागल होते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं चुप चुप के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। मैं ना शुरू में तो हम भी पढ़ा करते थे, हमारे फादर जो है बोलते थे भाई बेटा अगर कुछ बनना है या कुछ करना है या ज्ञान प्राप्त करना है तो न्यूज़पेपर पढ़ो। तो हमको 1 घंटा दिया जाता था, 1 घंटे में हम अपना जैसे मेरे भाई जो थे वो अपना खेल पृष्ठ लेकर बैठ जाते थे। मुझे संपादकीय पृष्ठ बहुत पसंद था। मेरी सिस्टर थी जो वो कहानी और पहेलियाँ आती थी ना उनको लेकर बैठ जाती थी। एक मुझे वो क्रॉसवर्ड सॉल्व करना बहुत पसंद था, आज भी कई बार टाइम मिलता है तो मैं करती हूँ उसको, वो भी अच्छा लगता था। फ्रंट पेज पे देख लेते थे मेन खबर कौन सी है, फिर बाद में उसको पढ़ते थे। तो सभी कुछ ना कुछ पढ़ते ही थे, मतलब अच्छा लगता था। अभी मैं अपने घर में देखती हूँ, मेरे फादर इन लॉ मतलब मेरे जो ससुर जी है वो ऐसे ही है थोड़े, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा मतलब कुछ नहीं करा। सुबह उठते ही उनको न्यूज़पेपर चाहिए, वो मिल जाता है। उसके बाद घूर कर चश्मा लगाकर पढ़ते रहते हैं। उसके बाद अगर किसी और के घर गए और वहां पर भी उन्होंने न्यूज़पेपर देख लिया, सेम वही देख लिया,
उसको भी पढ़ेंगे। कहीं और गए और वहाँ उन्होंने, जैसे हम राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थान पत्रिका आती है, दैनिक भास्कर आता है, तो किसी के हमारे जैसे दैनिक भास्कर आता है तो वो राजस्थान पत्रिका किसी और के घर में देखेंगे तो उसको पूरा पढ़ के आएंगे। फिर वो भूल जाते हैं कि कहाँ बैठे हैं, किसके घर बैठे हैं, कितनी देर बैठना चाहिए, उनको डिस्टर्बेंस हो रहा है, कहीं जाना है, वो भूल जाते हैं, इतने ज्यादा लीन हो जाते हैं। तो ऐसे भी होते हैं, इनसे भी ज्यादा खतरनाक पागल होंगे आपकी नजर में भी। तो मैं पागल नहीं कहूंगी, बहुत समझदार लोग हैं जो पत्रिका पढ़ते हैं। हम लोग नहीं, इंटरनेट पे भी हम देखते हैं, नेट पे भी हम बहुत सारी न्यूज़ देखते हैं, आधी देखी आधी सुनी और स्क्रॉल करने में लगे रहते हैं, बस उसको आगे ऊपर कर लो है ना, क्योंकि हम दूसरी न्यूज़ चाहते हैं, कुछ लेटेस्ट। लेकिन न्यूज़पेपर जो है वो ऐसा स्तंभ है और ऐसा स्थान है जहां से हम सारी न्यूज बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। हर तरह की न्यूज आपको मिलेगी, चाहे वो कल्चर से रिलेटेड हो, चाहे वो दंगे फसाद से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, तो भाई समाचार पत्र समाज में क्या दायित्व निभाते हैं? पाठकों को सूचना देना, बिल्कुल सही है। जागरूक और शिक्षित बनाना, ये भी सही है। मनोरंजन करना, ये भी सही है। उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी आएगा। वो पाठकों को सूचना भी देते हैं, जागरूक भी करते हैं, उन्हें शिक्षित भी बनाते हैं, प्लस मनोरंजन भी करते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 47, इंटरव्यू के लिए हिंदी शब्द क्या है? साक्षात्कार, बहिजाल, अंतर्मुख या केंद्रीकरण? हिंदी शब्द क्या है? साक्षात्कार। इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं? साक्षात्कार कहते हैं। ए ऑप्शन। प्रश्न संख्या 48, समाचार लेखन में किस शैली का प्रयोग किया जाता है? पता है ना सभी को। उल्टा पिरामिड, सीधा पिरामिड, टेढ़ा पिरामिड या पिरामिड? तो आ जाएगा उल्टा पिरामिड। उल्टा पिरामिड के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। एक तो होता है इंट्रो, बॉडी और समापन। ठीक है, ए ऑप्शन। प्रश्न संख्या 49, 6 ककारों में क्या आता है भाई? क्या, कब, कौन, कहां, क्यों, कैसे, सारे आते हैं ये 6 ककार। ठीक है, जिसमें 6 क्वेश्चन होते हैं। डी ऑप्शन। इन 6 ककारों के आधार पर ही जो इंटरव्यू है वो लिया जाता है। ठीक है, और एक समाचार लिखा जाता है। प्रश्न संख्या 50, किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाले पत्रकार को क्या कहते हैं? एक निश्चित मानदेय पर काम करना, एक तो पूर्ण वेतनभोगी होता है और एक निश्चित मानदेय, थोड़ा सा उसको थोड़ा सा पेमेंट दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? पूर्णकालिक तो कौन होता है? जो नियमित वेतनभोगी होता है। फ्रीलांसर कौन होता है? जो अलग अलग पत्रों में काम करता है ना, वेतनभोगी के आधार पर जो पेमेंट दिया जाता है। उपयुक्त सभी तो नहीं आएगा क्योंकि अंशकालिक है ये। एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाले पत्रकार को अंशकालिक पत्रकार कहते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 51, प्रश्न संख्या 51, संवाददाताओं को रुचि और ज्ञान को ध्यान में रखकर उनके काम के विभाजन को क्या कहते हैं? भाई देखिए, संवाददाताओं के बारे में उनका इंटरेस्ट, रुचि और ज्ञान को ध्यान में रखकर उनके काम के विभाजन को क्या कहते हैं? उनका काम का बंटवारा किया जाता है। जैसे कुछ एक जो है वो क्या करेगा? एंकरिंग करेगा, एक जो है वो समाचार बनाएगा, एक जो है समाचार प्रेषित करेगा, है ना, एक जो है वो टेलीकास्ट करेगा। तो ये रुचि और ज्ञान के आधार पर समाचार काम जो है ना, संवाददाताओं का काम जो है ना, बांट दिया जाता है। उस काम के विभाजन को क्या बोलते हैं? काम के विभाजन को क्या बोला जाता है? सिट, निट, बीट, सीट, नीट, बीट या रिपीट? तो इसे बीट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीट कहा जाता है। सी ऑप्शन इसमें आ जाएगा। प्रश्न संख्या 52, विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाला रिपोर्टर क्या कहलाता है? विशेष संवाददाता। सीधा क्या कहला जाता है? विशेष संवाददाता, संपादकीय, वेतनभोगी या संवाददाता? विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाला विशेष संवाददाता। रिपोर्टर कौन होता है? संवाददाता होता है। इसी को रिपोर्टर बोलते हैं, रिपोर्टर। ठीक है, इसी को रिपोर्टर बोलते हैं, संवाददाता को। ए ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 53, किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन क्या कहलाता है? किसी खास विषय पर, तो खास विषय क्या? खास किसे बोलेंगे? विशेष। विशेष खास विषय पर लेखन, तो विशेष लेखन या क्रियात्मक लेखन या सकारात्मक या रचनात्मक? तो यहां आ जाएगा विशेष लेखन। ज्यादा टफ नहीं है, आपको सिर्फ समझने की कोशिश रहेगी। समझ जाएंगे ना
तो उसके बाद तो आप आंसर बहुत अच्छा करेंगे। समझना है बस आपको, विशेष किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन, कोई खास विषय उसके ऊपर नॉर्मल लेखन नहीं लिखना है आपको, सामान्य लेखन नहीं लिखना है, साधारण सी बातें नहीं लिखनी है, आपको थोड़ा सा हटकर लिखना है, कुछ अच्छा लिखना है, तो वो होता है विशेष लेखन। ठीक है, प्रश्न संख्या 54, निम्न में से विशेष लेखन का क्षेत्र कौन सा है? बीट, रिपोर्टिंग, स्वास्थ्य या इनमें से कोई नहीं? तो विशेष लेखन का क्षेत्र होता है स्वास्थ्य। क्या होता है? स्वास्थ्य। स्वास्थ्य से की जानकारी कोई अगर जैसे डॉक्टर दे रहा है और डॉक्टर ने बता दिया इंटरव्यू में, तो बहुत सारी चीजें हैं जो स्वास्थ्य वर्धक चीजों के बारे में बताते हैं पत्रकारिता में, तो वो होता है विशेष लेखन। प्रश्न संख्या 55, विशेष रिपोर्ट की भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल, सहज, आम बोलचाल की, उपरोक्त सभी है। सरल भी होनी चाहिए, सहज भी, और आम बोलचाल की भाषा, मतलब ऐसे मारवाड़ी टाइप नहीं है ना, आपको ढूंढाड़ी नहीं बोलनी है, मारवाड़ी नहीं बोलनी है, हाड़ौती नहीं बोलनी है, सामान्य बोलचाल, सामान्य हिंदी का प्रयोग करना है। ठीक है, जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट चलिए, मीडिया की भाषा में बीट का क्या अर्थ है? क्षेत्र, समाचार, खबर या नाटक? क्षेत्र। बीट का मतलब क्या होता है? क्षेत्र। ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। बीट मतलब क्षेत्र। नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम है? मधुर आवाज, भाषा, पर्दा या संवाद? देखिए, मधुर आवाज से मतलब नहीं है, भाषा से भी मतलब नहीं है, पर्दे से भी मतलब नहीं है, अगर आपका संवाद नहीं है तो नाटक की आत्मा कहा जाता ही है। नाटक की आत्मा संवाद, क्योंकि संवाद के माध्यम से ही तो नाटक बनेगा। कोई भी कहानी में अगर संवाद दे दिया है तो वो क्या बन जाएगा? नाटक बन जाएगा। डी ऑप्शन। ठीक है, नाटक का महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है भाई? महत्वपूर्ण अंग कथ्य, चरित्र चित्रण, संवाद या देश काल या वातावरण? वातावरण भी आता है, वातावरण। हाँ, तो महत्वपूर्ण अंग कौन है? जैसे हमने यहाँ पर इससे पहले देखा था कि नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम या नाटक का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? सेम है भाई, इसलिए बोल रही हूं मैं। हाँ, सी ऑप्शन, संवाद। कौन है? संवाद। संवाद नहीं है, डायलॉग्स नहीं है, तो नाटक नाटक नहीं कहलाएगा। संवाद नहीं है, डायलॉग्स नहीं है, तो नाटक अपने नाटक की विशेषताओं से बाहर चला जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 59, रंगमंच किस साहित्यिक विधा में आवश्यक है? नाटक प्रदर्शन में, कहानी में, चित्रपट में, रेडियो में? तो ये नाटक प्रदर्शन में आएगा, है ना। नाटक प्रदर्शन कहां पर किया जाता है? रंगमंच में किया जाता है। रंगमंच मतलब किस स्टेज पर किया जाता है? ठीक है, नाटक का प्रदर्शन कहां किया जाता है? रंगमंच पर। तो नाटक और रंगमंच दोनों जुड़े हुए हैं। आज की क्लास के एमसीक्यूज का लास्ट क्वेश्चन है ये, कहानी का केंद्र बिंदु है भाई, क्या है? कहानी का केंद्र बिंदु क्या होता है? नाटक का केंद्र बिंदु, नाटक का महत्वपूर्ण अंग तो होता है भाई संवाद। इसी प्रकार से कहानी का केंद्र बिंदु क्या होता है? चरित्र चित्रण होता है अगर कोई नायक है तो, या कथानक होता है, या संवाद योजना, या उद्देश्य? तो देखिए, ये तो गलत है। उद्देश्य भी होता है लेकिन उसका केंद्र बिंदु नहीं होता है। कहानी का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होना चाहिए, लेकिन उसका जो कथानक है ना, वो ही उसका केंद्र बिंदु होता है। कथानक या फिर कथा या फिर सारांश। ठीक है, ये तो थे भाई एमसीक्यूज। ठीक है, और अब करते हैं हम हमारे अति लघुतरात्मक प्रश्न। कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमको तो करने हैं। भारत में इंटरनेट का प्रारंभ कब हुआ? इंटरनेट का प्रारंभ कब हुआ? इंटरनेट पत्रकारिता का प्रारंभ कब हुआ? तो भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का प्रारंभ 1993 में हुआ था, और ये इसका प्रथम दौर था। ठीक है, और दूसरा दौर कब था? दूसरा दौर कब शुरू हुआ था? 2003 में, जो अभी तक शुरू हो रहा, अभी तक चल रहा है। अभी कौन सा चल रहा है? दूसरा दौर चल रहा है। वर्तमान में
वर्तमान में दूसरा दौर ही चल रहा है। आपसे पूछा जाता तो भाई आप आंसर क्या दोगे, तो मैंने इसमें बता दिया। भारत में पहला छापाखाना कब और कहां खुला? तो भारत में पहला छापाखाना गोवा में सन 1956 ईस्वी में खुला। किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। पुर्तगालियों के द्वारा, ठीक है। पहला छापाखाना कब और कहां खुला था? गोवा में 1956 में पुर्तगालियों के द्वारा खोला गया था, स्थापित किया गया था, ठीक है। आगे समझ में। और अगर हम विश्व स्तर की बात करते हैं तो जर्मनी के गुटेनबर्ग में, ठीक है, वही माना जाएगा, जर्मनी के गुटेनबर्ग में। भारत में इंटरनेट का दूसरा दौर कब शुरू हुआ भाई? 2003 में। विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरी दौर कब से कब तक चला? दूसरा दौर, यह जाएगा दूसरा दौर। विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर, यह है भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर 2003, और विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर 1993 से 2001 तक। ध्यान रखिएगा, 1993 से 2001 तक, ठीक है। ये था दूसरा दौर, विश्व स्तर पर, वर्ल्ड स्तर पर था ये, ठीक है। अब आता है यहां पर हमारा प्रश्न संख्या 5। राजस्थान पत्रिका किस भाषा का समाचार पत्र है? राजस्थान पत्रिका, राजस्थान की बात की जा रही है, और ये जरूरी नहीं है राजस्थान में या एमपी में भी चलता है। राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर दोनों ही ले लेते हैं। दैनिक भास्कर और एक और आती है दैनिक नवज्योति, ठीक है। ये एमपी राजस्थान इनमें थोड़ा सेम है। तो राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, दैनिक नवज्योति किस भाषा का समाचार पत्र है? तो ये किसका है भाई? हिंदी भाषा का है। कौन सी भाषा का है? हिंदी भाषा का है। समाचार पत्र किस माध्यम के अंतर्गत आते हैं? समाचार पत्र मुद्रित माध्यम के अंतर्गत आते हैं। मुद्रित माध्यम या फिर प्रिंट माध्यम, क्या बोलेंगे? मुद्रित माध्यम या फिर प्रिंट माध्यम, ठीक है। नेक्स्ट चलिए प्रश्न संख्या 7। रेडियो नाटक किस प्रकार का माध्यम है? रेडियो नाटक। अब आप कहोगे मैम रेडियो में नाटक कैसे होते थे? भाई होते थे, सच में होते थे। फिर वो कैसे होते थे? सिर्फ सुनने लायक होते थे, मतलब सिर्फ डायलॉग बोला जाता है। और पता है क्या होता था? एक ही व्यक्ति कई व्यक्तियों की आवाज निकाल सकता था। तो एक व्यक्ति ही रेडियो नाटक को का मंचन कर सकता था। उसमें रंगमंच की आवश्यकता नहीं थी, सिर्फ आपके कानों की आवश्यकता होती है, और जो कहने वाला होता है उसके मुंह की आवश्यकता होती है, बाकी किसी और की आवश्यकता नहीं होती है। तो रेडियो नाटक किस प्रकार का माध्यम है? श्रव्य माध्यम है। श्रव्य यानी कि सुनने वाला, ठीक है। रेडियो किस प्रकार का माध्यम है? श्रव्य माध्यम है। रेडियो नाटक और रेडियो दोनों ही श्रव्य माध्यम के अंतर्गत आएंगे। टेलीविजन किस प्रकार का माध्यम है? दृश्य श्रव्य माध्यम। कैसा है भाई? दृश्य श्रव्य, जिसे देखा और सुना जा सकता है, जिसे देखा व सुना जा सके। सुना जा सके, ठीक है। हाँ भाई, जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? मुद्रित माध्यम। सबसे पुराना माध्यम क्या है? मुद्रित माध्यम। उसके बाद आया था भाई श्रव्य, रेडियो आया, ट्रांजिस्टर आया, उसके बाद टेलीविजन आया, फिर इंटरनेट आ गया, है ना। यानी कि प्रिंट माध्यम, प्रिंट होके ही छपकर ही आते थे सबसे पहले। मुद्रित माध्यम बोलो या फिर प्रिंट माध्यम। प्रिंट माध्यम भी अगर आ जाता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपको बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है, ठीक है। प्रश्न संख्या 11। मुद्रित माध्यम के अंतर्गत क्या क्या आता है? अखबार, पत्रिकाएं और पुस्तकें, ठीक है। जो भी जितनी भी अखबार है, पत्रिकाएं है और पुस्तकें है, वो सारी की सारी मुद्रित माध्यम के अंतर्गत आती है।
प्रश्न संख्या 12 है कि किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? लाइव। जैसे अभी आपका ये जो घटना हो रही है पढ़ाने की, आपके पास सीधी प्रसारित हो रही है, डायरेक्ट प्रसारित हो रही है। जो भी घटित हो रहा है, चाहे मैं पानी पी रही हूँ, चाहे मैं बोल रही हूँ, कुछ भी घटित हो रहा है, सीधा प्रसारण हो रहा है। इनकी क्लास कैसी चल रही है? लाइव चल रही है। कैसे चल रही है? लाइव। ठीक है, आप तो जानते हो ना इसके बारे में, आप लोग नहीं जानोगे तो फिर कौन जानेगा, है ना। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? किसे जाता है? तहलका.com को। और कौन सी वेबसाइट के द्वारा? कौन सी वेबसाइट के द्वारा, है ना। और जो वेबसाइट कौन सी है? कौन सी वेबसाइट बताइए। दूसरा तीसरा क्वेश्चन था। रिडिफ वेबसाइट .com, rediff.com है ये। ठीक है, .com। ठीक है, कौन सी वेबसाइट? rediff.com। और विशुद्ध पत्रकारिता का श्रेय किसको जाता है? तहलका.com को। ठीक है। प्रश्न संख्या 14, टीवी की खबरों के संदर्भ में ड्राई एंकर क्या है? ड्राई एंकर किसे बोलते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ड्राई एंकर किसे बोलते हैं या ड्राई एंकर क्या है? ड्राई एंकर वह होता है जो समाचार के दृश्य नजर नहीं आने तक दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारी के आधार पर समाचार से संबंधित सूचनाएं देता है। मतलब देखा जाए तो रूखी सूखी खबर बताता है ना। क्या बोलेंगे? सूखी खबर बताना। एक मिनट। बिना दृश्य के सूखी खबर बताना, बताने वाला ड्राई एंकर होता है। ठीक है, बिना दृश्य के सूखी खबर बताने वाला क्या कहते हैं? उसको ड्राई एंकर कहते हैं। आ गया ना समझ में अब तो, कि ड्राई एंकर वह होता है जो समाचार के दृश्य नजर नहीं आने तक दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारी के आधार पर समाचार से संबंधित सूचनाएं देता है, उसे बोलते हैं ड्राई एंकर। क्लियर हो गया? आप तो समझ में आ गया ना कि बिना किसी दृश्य के सूखी सूखी खबर बताने वाला ड्राई एंकर। ड्राई यानी सूखा, बस इससे याद कर लीजिए, ड्राई यानी सूखा। नेक्स्ट चलिए प्रश्न संख्या 15, टेलीविजन में लाइव का क्या अर्थ है? लाइव तो किसी समाचार का टेलीविजन पर घटना स्थल से सीधा प्रसारण। किसी समाचार का टेलीविजन पर घटना स्थल से सीधा प्रसारण लाइव कहलाता है। छापे खाने का आविष्कार किसने किया था? योहासेन गुटेनबर्ग ने। किसने किया था भाई? योहासेन गुटेनबर्ग ने छापे खाने का आविष्कार किया था, गुटेनबर्ग ने। ठीक है, याद रखना। प्रश्न संख्या 17, सर्वाधिक खर्चीला जनसंचार माध्यम क्या है? इंटरनेट। और सर्वाधिक सस्ता सर्वाधिक सस्ता क्या है भाई? बता पाओगे? अखबार। अखबार जो है ना बहुत ज्यादा सस्ता जनसंचार माध्यम है। अब आप कहोगे कि 5-6 रुपए का मिलता है, लेकिन एक चीज बताओ, उसमें न्यूज कितनी मिलती है? आप जितने इंटरनेट को यूज करके, नेट यूज करके और वाईफाई यूज करके, जितना रिचार्ज करवा कर इतनी सारी खबर लोगे ना, तो आपको एक दिन में आपका डेटा खत्म हो जाएगा। आपका डेटा है ना पूरा फिनिश हो जाएगा। लेकिन अखबार ऐसा है जिसमें ढेर सारी खबर होती है, बहुत सारी खबर होती है और बहुत सस्ता माध्यम है। भारत की पहली साइट कौन सी है? rediff.com। ठीक है, भारत की पहली साइट कौन सी है? कौन सी वेबसाइट है? rediff.com। और किससे संबंधित है? तहलका.com से। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 19,
उल्टा पिरामिड शैली के 3 हिस्सों, सभी 3 हिस्सों के नाम लिखिए। तो भाई हमारे यहाँ पर जो समाचार पत्र लेखन शैली है, ये क्या है? एक प्रकार की समाचार पत्र लेखन शैली। किस शैली का प्रयोग किया जाता है? उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है। और 3 अंग कौन कौन से है? इंट्रो, जिसको मुखड़ा बोला जाता है, फिर बॉडी, फिर समापन। और ये इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। ये होता है इंट्रो, ये होता है बॉडी, और ये होता है समापन। ठीक है, 3 अंग होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। समाचार लेखन में किस शैली का प्रयोग किया जाता है? उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है इसका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समाचार लेखन की सबसे लोक और उपयोगी शैली का नाम लिखिए। उल्टा पिरामिड शैली, ये वाली। ठीक है, उल्टा पिरामिड शैली के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? पहला होता है इंट्रो, जैसे पहले मैंने बताया, दूसरा होता है बॉडी, और तीसरा होता है समापन। ठीक है, क्या होता है? समापन। प्रश्न संख्या 23 आ गया ये। उल्टा पिरामिड शैली को कितने हिस्सों में बांटा जाता है? नाम भी लिखिए। तो उल्टा पिरामिड शैली को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। कौन कौन से है? इंट्रो, जिसको मुखड़ा बोला जाता है, बॉडी और समापन। हो गया क्लियर अच्छी तरह से? ठीक है, प्रश्न संख्या 24 करेंगे हम। 23 हो गया है। अब समाचार के 6 ककार कौन कौन से? सभी को पता अच्छी तरह से। समाचार के 6 ककार कब, कहाँ, कैसे, क्या, कौन, क्यों। ठीक है, कौन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। इन्हीं 6 प्रश्नों को 6 ककार कहते हैं, जो समाचार लेखन में काम में लिए जाते हैं। जो समाचार लेखन के आवश्यक ककार है। ठीक है, किन्हीं 2 ककारों के नाम लिखिए। आप 6 भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो, कैसे भी आ सकता है। समाचार लेखन के लिए कितने ककार आवश्यक है? 6 ककार आवश्यक है। किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी, नियमित क्या बोला है? नियमित वेतनभोगी कर्मचारी क्या कहलाता है? पूर्णकालिक पत्रकार। क्या बोलेंगे? पूर्णकालिक पत्रकार। और जो अलग अलग पत्रों में काम करता है वो फ्रीलांसर होता है। और निश्चित वेतनभोगी, क्या? निश्चित वेतनभोगी। ये तो हो गया है पूर्णकालिक, नियमित। एक होता है निश्चित वेतनभोगी, और एक होता है अलग अलग पत्रों में, अलग अलग पत्रों में वेतनभोगी। ठीक है, तो ये तो हो गया है पूर्णकालिक। ये हो गया है अंशकालिक। ठीक है, और ये हो गया है फ्रीलांसर। ठीक है, क्लियर है? ये प्रश्न घुमा फिरा के चाहे अंशकालिक के बारे में पूछ लिया जाए, या फ्रीलांसर के बारे में पूछ लिया जाए, या पूर्णकालिक पत्रकार के बारे में पूछ लिया जाए, पूछ सकते हैं। इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या आ जाता है हमारा 28। किसी समाचार संगठन के लिए निश्चित मानदेय, ये आ गया निश्चित मानदेय, देख लीजिए। निश्चित वेतनभोगी, निश्चित मानदेय के आधार पर काम करने वाले पत्रकार को क्या कहा जाता है? अंशकालिक पत्रकार कहा जाता है। और पूर्णकालिक पत्रकार किसे कहते हैं? किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी पूर्णकालिक पत्रकार कहलाता है। ठीक है, अंशकालिक पत्रकार किसे कहते हैं? आपको पता है, निश्चित मानदेय के आधार पर काम करने वाले पत्रकार को। और फ्रीलांसर किसे कहा जाता है? कि पत्रकार लेखन का वह प्रकार जिसमें एक पत्रकार स्वतंत्र रूप से भुगतान के आधार पर विभिन्न समाचार पत्रों में के लिए लेख लिखता है, फ्रीलांसर पत्रकार कहलाता है। अलग अलग आप इसे अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं अगर आपको समझ में आ गया तो। ठीक है, मैं तो कहूंगी अपनी लैंग्वेज में लिख देना, क्योंकि रटोगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे।
इंटरव्यू के लिए हिंदी शब्द क्या है? साक्षात्कार दोबारा आ गया। क्या स्वास्थ्य विशेष लेखन का क्षेत्र है? बिल्कुल, विशेष लेखन के क्षेत्र में स्वास्थ्य ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? स्वास्थ्य ही इंपॉर्टेंट है विशेष लेखन के क्षेत्र में। तो क्या स्वास्थ्य विशेष लेखन का क्षेत्र है? हाँ बिल्कुल, यही आंसर है। बीट की परिभाषा लिखिए, या मीडिया की भाषा में बीट किसे कहते हैं, या फिर मीडिया में बीट का क्या अर्थ है? अलग अलग तरह से प्रश्न आ सकता है। तो जो संवाददाता, यहाँ आ जाएगा संवाददाता, जो संवाददाता केवल अपने क्षेत्र विशेष से संबंधित रिपोर्टों को भेजता है वह बीट रिपोर्टिंग कहलाती है। जैसे अजमेर डिस्ट्रिक्ट में एक संवाददाता है, अजमेर डिस्ट्रिक्ट में भी अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया है, तो वो अपने क्षेत्र विशेष का, अपने क्षेत्र की रिपोर्टिंग करना क्या कहलाता है? ये क्या हो जाएगा? बीट रिपोर्टिंग क्या हो जाएगी? मतलब अपने क्षेत्र की रिपोर्टिंग करना। ठीक है, बीट रिपोर्टिंग क्या कहलाएगी? कि अपने क्षेत्र की रिपोर्टिंग करना बीट रिपोर्टिंग कहलाती है। हो गया क्लियर? अब चलिए आगे, नेक्स्ट है हमारा विशेष लेखन के लिए किन्हीं दो क्षेत्रों का नाम लिखिए, वर्णन कीजिए। तो वर्णन तो नहीं, हमें नाम ही लिखना है। एक तो स्वास्थ्य है और एक खेल है ना। खेल में भी विशेष लेखन हो सकता है, लेकिन खेल से भी पहले कौन आएगा? स्वास्थ्य आएगा। पहले नंबर पर स्वास्थ्य आएगा, दूसरे नंबर पर खेल आ सकता है, किसी बात को लेकर या किसी विशेष टॉपिक को लेकर लिखा गया हो। किसी खास विषय पर सामान्य से हटकर किया गया लेखन क्या कहलाता है? विशेष लेखन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? विशेष लेखन कहलाता है। नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम क्या है? भाई संवाद। नाटक में संवाद होना बहुत जरूरी है। नाटक का महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? शब्द नहीं, संवाद। ठीक है, संवाद। नाटक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? रंगमंच पर, जिसे क्या बोला जाता है? स्टेज। क्या बोला जाता है? स्टेज। नाटक का परफॉर्मेंस कहाँ होता है? प्रस्तुतिकरण कहाँ होता है? रंगमंच पर होता है। ठीक है। नाटक किस प्रकार की विधा है? ये नाटक जो है वो वर्णित या नैरेटिव विधा है। कैसी है? वर्णित, जिसे वर्णन के तौर पर बताया जा सकता है, या नैरेटिव विधा है। रंगमंच किस विधा में होता है? तो रंगमंच नाटक विधा में होता है। रंगमंच देखिए कहानी में नहीं होता है, या कविताओं में नहीं होता है, निबंध में नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ नाटक में होता है। तो नाटक का संबंध किससे है? रंगमंच से है। हाँ भाई, कहानी का केंद्र बिंदु क्या होता है? कथानक। आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होती है? 15 से 30 मिनट। रेडियो नाटक की अवधि 15 से 30 मिनट होती है। ठीक है, जिसमें सिर्फ संवाद सुना जाता है, संवाददाता के द्वारा बोला जाता है और सुनने वाले के द्वारा सुना जाता है। ठीक है, तो भाई ये थी आज आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम की कुछ छोटी सी क्लास, और ये थी हमारी एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की क्लास। ठीक है, उसके बाद हमारा जो इसी से रिलेटेड क्लास रहेगी वो होगी लघु उत्तरीय, यानी कि लघु उत्तरात्मक और दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्नों के द्वारा। क्योंकि आपको पता अच्छे से, आपके पास लघु उत्तरात्मक और दीर्घ उत्तरात्मक भी आते हैं। जैसे कहानी और नाटक में क्या अंतर है, या एकांकी और नाटक में क्या अंतर है, फीचर क्या है, आलेख क्या है, फीचर के क्या तत्व है, आवश्यक क्या तत्व है ना, बीट रिपोर्टिंग क्या होती है, इनसे भी संबंधित ढेर सारे प्रश्न हम लेकर आएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही। बच्चों कैसी लगी जरूर बताइएगा। क्लास को शेयर जरूर करा करो, फॉलो और लाइक जरूर करा करो, और फिर मिलते हैं अपने इसी टॉपिक के साथ में नई क्लास में। ओके, धन्यवाद।